Students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we discuss on people as a resources. It's on economics for 9th class, and it is our third part. Before this, अगर हम बात करते हैं तो हमने हेल्थ के बारे में पढ़ लिया था और स्किल्स एजुकेशन के बारे में भी पढ़ना था हमें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की तो अगर देखें तो एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर आवर लाइफ। हमारे लाइफ के लिए एजुकेशन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्टेटमेंट के थ्रू अगर देखें तो इस एजुकेशन इज अ कंसीडर्ड एज अ थर्ड आइज ऑफ मीन्स एजुकेशन इज द सेंस एज अ मीन्स ऑफ कल्चरल ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन generation to the another generation or other in the era of given the society. Educational institutions is tells schools are the micro societies. नॉर्मली अगर देखें तो एजुकेशन में हम नॉर्मली जो पहला लाइन रहता है एजुकेशन इज कंसीडर्ड एज अ थर्ड आइज ऑफ मीन्स ऑफ एजुकेशन। अगर देखें तो एजुकेशन जो होता है वो थर्ड आइज के रूप में काम करता है किसी भी सिस्टम में, किसी भी कल्चर के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए। और वो क्या होता है, जो हम एजुकेटेड पर्सन होते हैं या जो भी हम एजुकेशन लेते हैं वही हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते रहते हैं। और आज के टाइम में देखें तो स्कूल एक सबसे छोटा सोसाइटी के रूप में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए। नॉर्मली अगर देखें तो कहता है विच मिरर इज एंटायर सोसाइटी, द एजुकेशन सिस्टम इज एनी गिवन सोसाइटी प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर अ फ्यूचर लाइफ एंड इंडस्ट्रियल इन हिम टू जस्ट किल that will able him to live a useful life and contribute to the development in the society. नॉर्मली अगर देखें तो एक छोटे बच्चे के अंदर हम अगर एजुकेशन देते हैं तो एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास वैरायटी ऑफ द पीपल्स आके बैठते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के डिफरेंट तरीके के बच्चे हमारे साथ होते हैं बच्चों के साथ। तो उस सिचुएशन में होता है क्या है कि उनको जो नॉलेज मिलता है और वो एक पूरी सोसाइटी को जनरेट करते हैं, पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं और उसी के बेसिस पे वो नॉलेज के बेसिस पे क्या करते हैं, फ्यूचर में एक बेहतर काम करने का काम करते हैं और ग्रोथ का डेवलपमेंट करने का काम करते हैं, ग्रोथ को डेवलप करते हैं या सोसाइटी को डेवलप करते हैं। इसके साथ अगर बात करें तो नॉर्मली कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इंपॉर्टेंस क्या है तो पहला कहता है मेक अ बेटर सिटीजन्स। अगर हमारे पास एजुकेशन है तो हम एक अच्छे सिटीजन्स के रूप में आ सकते हैं, बन सकते हैं। इंश्योर अ प्रोडक्टिव फ्यूचर। अगर हम इसके साथ करें एजुकेटेड लोग, हम पढ़े लिखे हैं तो हम फ्यूचर में अच्छा प्रोडक्शन मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। वी आर जस्ट लाइक अ एसेट्स नॉट अ लाइबिलिटीज़। फिर ओपन अ न्यू विस्ट। यहाँ पे वैराइटीज़ की बात करें, ऑप्शंस की बात करेंगे कि हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। स्प्रेड द अवेयरनेस, हमारे पास जानकारियाँ होती हैं। हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही एजुकेशन एंड द डेमोक्रेसी, दोनों के बारे में अगर हम पढ़े लिखे हैं तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी की सिचुएशंस क्या है, किस चीज़ को डेमोक्रेसी के रूप में हम मतलब अपनी राइट्स की बात कर सकते हैं। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द स्टेट ऑफ एजुकेशन। तो इस गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए एजुकेशन को लेके, हम उसके बारे में अगर देखें तो नॉर्मली कहता है गवर्नमेंट ने क्या किया, नवोदय विद्यालयों को इस्टेब्लिश किया जिसमें उन्होंने फ्री एजुकेशन देने का काम किया। इसके साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जो कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात करता है। और 5 ईयर प्लान पे भी एजुकेशन के बारे में बहुत फोकस किया गया, जैसे लिखा है 5 ईयर प्लान्स ऑल्सो फोकस ऑन द इंक्रीजिंग द एक्सेस क्वालिटी एडॉप्टेशन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक curriculum modifications, vacationalizations, education, editing, networking on the use of information technology, and the plan to also focus on the distance educations covering the grains of the formula, non-formals, ड्रेस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डिस्टेंस। ओवरऑल अगर देखें तो इस पूरे स्टेटमेंट का ये है कि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स होता है जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने का काम किया, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन मिले, इसलिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की। साथ ही साथ नवोदय विद्यालय को इस्टेब्लिश करने का काम किया। इसके अलावा टेक्निकली इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उसने बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को डेवलप किया। इसके साथ साथ अगर देखें तो ऐसे कॉलेजेस को भी डेवलप किया जहाँ पे आसानी से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ डिस्टेंस लर्निंग, जो लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन स्कूल नहीं जा सकते, उनके लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम किया। इस तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट के इस तरह के स्टेप्स से ये पता चलता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है हमारी लाइफ के लिए। नॉर्मली एजुकेशन से हम अपनी लिविंग्स को बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिटरेसी रेट्स की बात करें तो लिटरेसी रेट्स का सेंस ये होता है कि हम हमारे कंट्री में कितना लोग पढ़े हुए हैं या टोटल पर 1000 पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो नॉर्मली अगर देखें तो केरला हमारे यहाँ सबसे डेवलप्ड माना जाता है। नॉर्मली कहते हैं ड्यू टू द एयरपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट लिटरेसी
rate has increased from 18% in 1957 51 to 65% in 2001 and 74% in 2011। नॉर्मली अगर बात करें तो हमारा ईव्स ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें, आज़ादी से पहले की बात करें तो लिटरेसी रेट बहुत ही नीचे थी, पढ़े लिखे लोग बहुत ही कम होते थे। लेकिन जैसे ही अगर हम उस वक्त की बात करते हैं तो लगभग हमारा उस वक्त 18% पढ़े लिखे लोग होते थे 1951 में, जो कि क्या हुआ 2001 तक 65 हो गए और 2011 तक वो 74 हो गए। लगभग हम अभी 75% से अबव हमारे यहाँ एजुकेटेड पर्सन्स लोग हैं, जो कि एक रेशियो होता है। और इसका सबसे ज़्यादा अगर देखें तो नॉर्मली यहाँ पे कहता है कि कुछ हमारे स्टेट है जिससे कि कहता है 96% इन आसाम, केरला में लगभग 96% के हैं, और इस तरीके से बहुत सारे, आसाम हो गया, केरला हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, इवन नागालैंड में ये एजुकेशन सिस्टम बाकी स्टेट से ज़्यादा बेहतर है। अब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट का सेंस क्या होता है, पहले ये जानना जरूरी था, यानी कि बेरोजगारी होती क्या है। अगर हम बात करते हैं द पीपल वर्क इन वेरियस फील्ड टू अर्न देयर लिविंगहुड्स टू मीट देयर डे टू डे एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट, बट there are so many who are without work, they are unemployed peoples। अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, हम अपने एजुकेशन, अपने स्किल के बेसिस पे अपने लिविंग्स को मेंटेन करते हुए या फ्यूचर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करते रहते हैं। तो हमारी नॉलेज होती है, हम इसको यूज करके करेंगे। लेकिन वो लोग जिनको नॉलेज है लेकिन काम उनके पास नहीं है, वो अपनी लिविंग्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो ऐसे लोगों को हम क्या मानते हैं, अनएम्प्लॉयड मानते हैं। सो अनएम्प्लॉयड मीन्स द अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट नॉट फाइंड द बट नॉट फाइंड द जॉब। अगर हम बात करें कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग देयर जॉब, दैट इज नोन एज अनएम्प्लॉयड। अब इसमें बात करें तो टाइप्स क्या हो जाती है, डिजाइन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है और टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो नॉर्मली हम डिजाइन अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जितने लोग होते हैं, जितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, उससे ज़्यादा लोग उस सेगमेंट पे काम करते हैं। यानी कि ऐसा वर्क जहाँ पे हमें 2 लोगों की रिक्वायरमेंट और 4 लोग काम करते हैं, तो जो 2 लोग हैं वो डिज़ाइन अनएम्प्लॉयमेंट बैंक, यानी कि उसमें आवश्यकता से ज़्यादा लोग लगते हैं। नॉर्मली कहता है डिज़ाइन अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर मोर पीपल आर एंगेज्ड इन एन एक्टिविटीज़ दैन रिक्वायर्ड, यानी कि आवश्यकता से अधिक लोग जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे क्या होता है, हमारा डिजाइंड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, आपने को छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन तो यही है कि जो लोगों को काम नहीं मिलता है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कल्टीवेशन का काम कर सकते हैं, खेतों में काम कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। तो खेतों में तो हमेशा काम होता नहीं है, वो एक सीज़न पर्टिकुलर में होता है। मान लीजिए एक हमारे रबी के क्रॉपिंग के टाइम में होता है, फिर खरीफ के टाइम में होता है, अलग अलग फसलें जो होती हैं उसके टाइम में होता है। तो उस वक्त ही वो केवल इंगेज होते हैं और बाकी टाइम क्या होते हैं, जॉबलेस होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के सेंस की अगर बात करते हैं तो ये पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन इनको काम करने के लिए काम नहीं होता है। नॉर्मली अगर देखें तो स्टेटमेंट भी कहता है स्टडीज अर्लियर एजुकेशन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्सेज बट अफार सच a spread of education is not the planned according to the need of economy. It can be created and armed ऑफ एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अगर देखें तो हमारी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, एजुकेशन सोसाइटी की में डेवलपमेंट होने के साथ साथ क्या हुआ, लोगों में एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन ये अनप्लान्ड था। मतलब एजुकेटेड लोग किस कैटेगरी में जाए, किस तरीके से जाए, क्या उनको लिए कैरियर हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में कोई प्लानिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, आज के टाइम में देखें तो बहुत बड़ी संख्या में लोग, एक आर्मी की तरह बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं। नॉर्मली अगर यहाँ पे बात भी करते हैं, वो भी पढ़े लिखे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम्स अ कॉमन फिनोमिना। इंडिया हैज फेल्ड टू द बैलेंस इट्स एजुकेशन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इकोनॉमी।
इंडिया में क्या हुआ कि आज के टाइम में पढ़े लिखे लोगों का जो हुजूम है बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में क्या है, इंडियन की पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी जो क्या है वो उसके हिसाब से नहीं रही जैसा पहले होनी चाहिए थी। नॉर्मली कैसे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इंडिया हैज़ फेल्ड टू द बैलेंस, इंडिया बैलेंस करने में क्या हो गया, फेल हो गया एजुकेशन सिस्टम को और रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमी को। लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं हो पा रही है, तो इसलिए कॉमन वे में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो वैरायटी ऑफ द थिंग्स इकोनॉमी में हमारे पास अवेलेबल है, और उसमें अवेलेबिलिटीज़ होने की वजह से अगर हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तरफ जाएं, लोगों को उसके बारे में बताएं, तो शायद कहीं ना कहीं बैलेंस जनरेट होता है, जो कि इस काम को नहीं कह सकता। पॉपुलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें। अब टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, अब एक और एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं तो ये लोग ऐसे अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी को नहीं जानते। जैसे अभी हाल ही में देखें, कुछ सालों पहले अगर चले जाएं तो पहले बैंकों में मैनुअल वर्क होता था रिटेन फॉर्मेशन में, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, कंप्यूटराइजेशन हुआ, तो वो लोग बेरोजगार हो गए जिनको कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं थी। तो उनके लिए एक प्रॉब्लम था कि अगर कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है तो वो ऑपरेटिंग जब नहीं कर पाएंगे तो वो वर्क को परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। कुछ इसी तरीके का था, कहता इफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ओन्स इन द चेंज इन द टेक्नोलॉजी रेफर टू एज अ टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। कहता है अगर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से अगर कोई अनएम्प्लॉयड होता है तो उसे हम टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अभी इसमें क्या होता है, कहता कि व्हेन द कंप्यूटर रिड्यूस द नीड्स ऑफ द लेबर्स जस्ट लाइक अ ट्रैक्टर की इन द इकोनॉमीज। अगर हम बात करें कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर बैंकिंग सिस्टम में आ गया, तो बैंकिंग में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। कंप्यूटर प्रोडक्शन लाइन में आया तो प्रोडक्शन में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि ये 10 लोगों का काम वो खुद ही कर रहा था। इवन अगर आज के टाइम में देखें तो पहले हार्वेस्टिंग लोग करने के लिए फावड़े को इस्तेमाल करते थे और खेतों में जाकर खुद प्लबिंग करने का काम करते थे, लेकिन आज ट्रैक्टर आने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। तो ये ऐसे लोग थे जो टेक्नोलॉजी में आने वाले चेंजेस की वजह से क्या हुए थे, अनएम्प्लॉयड हुए थे। फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू। और इसी के साथ आपका एक चैप्टर ओवर होता है और आप जो भी वर्क है आपको आपके क्लासरूम पे दे दिया जाएगा।